अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मेरा वीलॉग एंजॉय करते होंगे। आज हमने एक नया अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। मुझे तो इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अपने लिए कोई बेहतर फ़ैसला कर सकें। आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है जिसमें कि मैंने आपको बताना है कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अच्छे हैं यूके के लिए और उनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो क्या क्या हैं। आपने इसको व्लॉग को एंड तक देखना है और मुझे ये उम्मीद है कि इसको सुनते हुए देखते हुए आप अपने लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरे बच्चों की आज डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। शुक्र अल्लाह का, इनके सारे जो टीथ फीलिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 की चेकअप की डेट मिली है, लेकिन इससे पहले हमने ये कोई 6-7 जो हमारे चक्कर हैं वो लगे हैं। जो भी बच्चों के टूथ प्रॉब्लम्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर हो चुके हैं। हिदाया जो है वो समझदार है, वो इतना तंग नहीं करती। इब्राहिम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। ये स्टिकर्स जो हैं वो बच्चों को लाजमी लास्ट पे देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपना एक अच्छा इम्पैक्ट लेके जाएं और फिर नेक्स्ट टाइम भी उनका दिल करे आने को। खैर अब बच्चों के पास स्टिकर्स बहुत हो गए थे तो इन्हें अब चूज़ करने में मसला हो रहा था कि आखिर, क्योंकि सारे स्टिकर्स ऑलरेडी ये एक एक करके घर ले आए हुए थे हर चक्कर में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका था। दोनों बच्चों की अपॉइंटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर अब हम घर की तरफ आ रहे हैं। वापस जाने के लिए हमारा जो रास्ता है वो सेम वही जहाँ से हम आए थे, तकरीबन 8 या 9 मिनट की वॉक है। ये वॉक करूँगी मैं और साथ साथ में आप लोगों से स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि यूके में कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं। हर गवर्नमेंट के या हर बड़ी कंट्री जो है वो आपको कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिलता है, यहाँ पे आपको चेवनिंग स्कॉलरशिप मिलता है। फिर ब्रिटिश काउंसिल भी आपको 2-3 तरह के स्कॉलरशिप्स देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्कॉलरशिप जो है वो हर किसी के लिए ही हो। मिसाल के तौर पर जो चेवनिंग स्कॉलरशिप है ये सिर्फ मास्टर 1 ईयर प्रोग्राम के लिए है। इसी तरह जो कॉमनवेल्थ है ये आपको पीएचडी के लिए भी मिलता है, 2 साल का जो है वो रिसर्च डिग्री के लिए भी मिलता है और 1 साल की रिसर्च डिग्री के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है अगर ये है भी या नहीं, क्योंकि मैंने इसको पीएचडी के लिए ही इस पे काम किया था। आजकल जो है वो चेवनिंग स्कॉलरशिप की डेट्स ओपन है। 7 अक्टूबर 2025 जो है वो इसकी क्लोजिंग डेट है और ये 26 और 27 जो ईयर है उसके लिए है। मसलन मेरा मतलब है कि लास्ट जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपका एडमिशन होगा। अभी जून में जो है वो 2025 के जो नॉमिनीज़ हैं वो अनाउंस हुए हैं, तो अब नए साल के लिए जो डेट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। इसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसकी डेट्स आजकल ओपन है, इसलिए मैं इस पे डिटेल से बात करूँगी। चेवनिंग स्कॉलरशिप ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी ही आपको देते हैं। टोटल जो अमाउंट होती है ना वो मेरा ख्याल है कि 30,000 पर ईयर होती है, जिसमें से ट्यूशन फ़ीस होती है, मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, ट्रैवल कॉस्ट टू एंड फ्रॉम द यूके, मतलब जहाज़ का जो टिकट है आने और जाने का, एंड अराइवल अलाउंस। जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको अपना लाइफ स्टार्ट करने के लिए अराइवल अलाउंस दिया जाता है। ए होमवर्ड डिपार्चर अलाउंस होता है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 वीज़ा एप्लीकेशन होती है। अ ट्रैवल ग्रांट टू अटेंड चेवनिंग इवेंट्स इन द यूके, जितनी भी वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो भी कुछ होती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चेवनिंग, उसके लिए भी आपको फंडिंग जो है वो दी जाती है। बहुत अच्छा ये स्कॉलरशिप है, 1 साल की मास्टर टॉट प्रोग्राम के लिए है। इसकी शर्त ये है कि आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने कंट्री में या जहाँ पे भी आप कोई काम कर रहे हैं, और वो कोई इस तरह का नहीं कि जिस तरह ऐसे ही लोग, ये मेरे बच्चों की डेंटिस्ट जा रही हैं, फिर बच्चे देख के एक्साइटेड भी हो गए थे इनको कि ये डेंटिस्ट जो हैं वो अभी अभी हमारा काम करके हटी थी और अभी ये कहीं काम से जा रही होंगी। खैर जी, हम अपना काम, मैं बात वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि आम तौर पर
जो इस तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं ये आपको इसके लिए शर्त यही उन्होंने रखी हुई होती है, कोई ना कोई तो होती है। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि आप के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे कॉमनवेल्थ वाले भी कहते हैं, चेवनिंग वाले कहते हैं कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक वैलिड वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और उसमें आपका फुल टाइम काम होना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर लोग ये भी कहते हैं ना कि वो पढ़ने के साथ साथ नौकरी कर रहे थे तो वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। नहीं, वो अकाउंट नहीं होगा। बैचलर्स की डिग्री के बाद आपने 2 साल काम किया हुआ हो और फिर आप चेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो कंसीडर होती है। अगर आप कहें कि आपने डिग्री भी इनरोल कराई हुई थी, मीनवाइल आप काम भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा। जो इसकी दूसरी शर्त है वो ये है कि आपको अपनी डिग्री पूरी करने के बाद यू हैव टू मूव बैक टू योर कंट्री फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स। आपने अपने मुल्क वापस जाना है और कम से कम 2 साल आप अपने मुल्क रहेंगे, या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप किसी और भी कंट्री में रह लें, चले जाएं, लेकिन आपने इस कंट्री में जहाँ से आपने अपनी डिग्री पूरी की है यूके में, यहाँ पे आप वो 2 साल नहीं रह सकते। 2 साल के बाद आप दोबारा वापस आना चाहें या किसी और रूट को फॉलो करते हुए वापस आएँ तो आप आ सकते हैं। फ़ौरन से आप यहाँ पर नहीं रह सकते, जैसे कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लें वगैरह वगैरह, तो ये नामुमकिन है। हमेशा जो भी यही वाला जो रूल होता है ये कॉमनवेल्थ का जो स्कॉलरशिप है उस पर भी इम्प्लीमेंट होता है कि आपने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वापस जाना होता है। ये जो बस गुजरी है ना, ये 23 नंबर बस है और ये मेरी फुप्पो के घर जाती है। जब भी मैं ऐसे यहाँ से इस रोड से गुजरती हूँ, पिलजिंगटन रोड से, तो यहाँ से ये बस गुजरती है तो फिर मैं सोचती हूँ मैं वापस फुप्पो की तरफ क्यों ना चली जाऊँ। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं ना वो कहते हैं नहीं, इब्राहिम ख़ास तौर पर कहता है वापस घर चलो, वापस घर चलो। अब तो उसे मज़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि एटलीस्ट 1 घंटा ये लोग ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो इन्होंने इसलिए हमने किसी स्टोर पे भी नहीं जाना था, क्योंकि मैंने उनका माइंड बना दिया था कि यू आर नॉट अलाउड टू ईट और टेक एनी वाटर, सो प्लीज़ वी आर नॉट गोइंग टू एनी स्टोर। तो फिर इब्राहिम का तो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था बाहर से। इस तरह बड़े अच्छे बेंचेस इन्होंने कुछ फासले पे रखे हुए होते हैं ताकि लोग, क्योंकि यहाँ पर चलने का ना पेडिस्ट्रेरियन जो रूट्स हैं ना वो रोड्स पे बहुत बने हुए हैं, तो फिर इस तरह ये बेंचेस भी पड़े हुए हैं ताकि लोग अपना ज़रा जो है ना वो टाइम अच्छा स्पेंड कर लें, थक जाएं तो बैठ जाएं। तो बेटी मेरी जो है ना वो हर एक बेंच पे बैठती है फिर आगे चलती है। खैर जी, आगे बात हम स्टार्ट करते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो उस पर आपने जाना है कि नहीं जाना। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है और आप उससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते भी हैं तो आप ज़रूर उसको अवेल करें या अप्लाई ज़रूर करें और उस सिस्टम में से ज़रूर गुजरें। मैंने भी बहुत जगह पे अप्लाई किया था और मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होता है वो हर किसी का ज़रूरी नहीं होता सेम हो। जैसे मेरा भी डिफरेंट था। मैं जिस रूट पे फिर चली या जो मैंने लर्न किया एक टाइम के साथ साथ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके, इंटरव्यूज़ से गुजरने के बाद, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और फिर जिस रूट को मैंने चूज़ किया वो मेरे सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली था। तो इसी तरह स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी आप अपने सर्कमस्टांसिस के साथ ही उसको लेके चलते हैं, क्योंकि फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो आपने ध्यान में रखना होता है कि आपको कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है लॉन्ग टर्म पे कि नहीं दे रही। जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है वो भी सेम इसी तरह है, वो 2 साल का होता है या 4 साल का होता है। उसके लिए भी आपको काम आना चाहिए, काम किया हुआ होना चाहिए अपनी कंट्री में। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो भी आपने अपना रिसर्च प्रपोजल देना है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पर भी आपने ऐसे ही देना है। लेकिन कॉमनवेल्थ में ये होता है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेके, किसी भी सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर दे के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होता है। वो आपने पाकिस्तान में एचईसी में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। फिर एचईसी टेस्ट कंसीडर आपका ऑफ़र करता है, हैट जिसको बोलते हैं, और फिर उसको पास करना है आपने 80+ मार्क्स के साथ। फिर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने यूके से अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है तो आपको 100% जो है वो मिल जाएगा स्कॉलरशिप। एटीसी जो है वो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व होती है।
वही आपको जो है ना फाइनलाइज़ करते हैं कि आप जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें लेकिन ये होता है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स की जॉब है, तो फिर वो कंसीडर की जाती है। और जैसे मैंने कहा ना कि जॉबियन लोगों के लिए उसमें स्टूडेंट्स का रूट अलग से होता है और जो जॉब करने वाले लोग लोग होते हैं उनका अलग से रूट होता है। लेकिन ये दोनों ही जो स्कॉलरशिप है ये फुल टाइम स्कॉलरशिप हैं और या फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हैं, तो इनके जो रूल्स हैं ना वो थोड़े से टाइट हैं। इसमें वही है कि आपको कंट्री को बाद में छोड़ना होता है और वापस अपने कंट्री जाना होता है। उसके बाद 2-3 साल के बाद आप वापस किसी और रूट पे आ सकते हैं। इसलिए फिर मैंने इन स्कॉलरशिप्स को स्किप किया था, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे थे और मैं बार बार अपने बच्चों को जो है ना वो जिस एज में मेरे बच्चे हैं ना, तो बार बार उनकी स्कूलिंग, उनका सोशल कल्चरल जो डिफरेंस है ना वो बार बार चेंज होने से मुझे लगता था कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं इसलिए फिर मैंने इन स्कॉलरशिप्स को जो है ना वो स्किप किया था, हालांकि मैंने इन पे अप्लाई किया था। तो जी आपने भी बहुत ध्यान रखना है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। होपफुली आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जनाब ये हमारा घर भी आ चुका है।